और स्टार्टिंग विद द एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट स्टूडेंट। तो मैंने आप लोगों को बेसिक जर्नल एंट्रीज वगैरह के बारे में आपको बताया कि ईयर एंड पे क्या डलती है, ट्रायल बैलेंस जो दिया होता है, बेसिक फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हमने बात करी। अब हम अपने पास मेन चीज बात करने जा रहे हैं जो जनरली फाइनल अकाउंट्स के अंदर बात आती है बेटा, एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट का सिंपल से मीनिंग सी बात ये होने जा रही है कि आपके पास चीजें तो दे रखी है, वो ट्रायल बैलेंस के अलग से दे रखी है। और जब वो अलग से दे रखी है तो हमें ये समझना है कि बेसिकली उसकी अकाउंटिंग एंट्री अभी तक पुट नहीं हुई है, हमें उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री डालनी है उस पर्टिकुलर चीज की, एंड देन उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे देना होता है। तो हमें वो चीज के बारे में समझना है जिससे रिलेटेड हम अपने पास शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ रहा है अबाउट दी एक्सपेंसेस। सबसे पहला मैंने एडजस्टमेंट रखी है एक्सपेंसेस को लेके। ना एक्सपेंसेस के अंदर दो चीजें हो सकती है, या तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जिसे हम एक्रूड एक्सपेंस भी बोल देते हैं, या प्रीपेड है। तो बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो साल है आपका अप्रैल टू मार्च, आपने मार्च की सैलरीज अभी तक एम्प्लॉइज को पे नहीं करी है, तो वो बेसिकली मार्च का खर्चा आपका एक्रू हो चुका है, आपका आउटस्टैंडिंग, और अभी तक आपने पे नहीं किया है। तो उसकी एंट्री क्या बढ़ती है, आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, खर्चे को डेबिट करेंगे और एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो एंट्री क्या आएगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। और प्रीपेड एक्सपेंस की क्या होती है कि आपने अगले साल के खर्चे की पेमेंट करंट ईयर में कर दी, अगले साल के खर्चे की पेमेंट करंट ईयर में कर दी, तो खर्चे को कम करना पड़ेगा और प्रीपेड दिखाना पड़ेगा विच इज अ एसेट फॉर यू, दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। मैं इसकी ट्रीटमेंट ट्रेडिंग पीएल के अंदर बैलेंस शीट के अंदर बताई हुई है, मैं आपके पास नीचे यहाँ पे चार्ट से सीधा बताता हूँ। तो जैसे मैंने कहा आपको दो चीजें होती है बेटा, या आउटस्टैंडिंग होता है या प्रीपेड होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है खर्चा एक्रू हो चुका है, ड्यू हो चुका है, बट पे नहीं हुआ। और प्रीपेड का मतलब है पे कर दिया पर अभी तक एक्रू नहीं हुआ। तो यहाँ पे एंट्री बनी एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उधर डली प्रीपेड टू एक्सपेंस। ना इसका इफेक्ट क्या करना है, तो जो खर्चा ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा था, आउटस्टैंडिंग के अंदर बात करने जा रहा हूँ, उसके अंदर जितना खर्चा भी आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि खर्चे को डेबिट किया, तो डेबिट करने से खर्चा बढ़ गया, तो एक्सपेंस जो है ट्रेडिंग पीरियड के अंदर जो आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएगा जितना आपके था। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जो 11 महीने की सैलरी थी वो बनती थी आपके पास 11,000, तो एक महीने की जो 1,000 और है वो आपके पास बढ़ के टोटल 12,000 होगी ना। तो आपने जो एंट्री डाली उसकी वजह से खर्चा बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बोल दिया बेसिकली, हो सकता है बेटा वेजिस का खर्चा हो, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ सकता है ऐसा कोई खर्चा। पीएनएल अकाउंट में काफी बार आपको ऐसे खर्चे देखने को मिल जाते हैं, सैलरी है, कोई ऑफिस एक्सपेंस का खर्चा, कोई भी खर्चे ऐसे है, तो वो आपके पास आ सकते हैं। एंड देन कॉरस्पॉन्डिंगली कहाँ दिख जाएगा, क्योंकि आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने पास दिखाया है तो लायबिलिटी आपके पास आ गई, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड पे दिख जाएगा, उसको जो क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, प्रीपेड के अंदर क्या हो रहा है, खर्चे को कम करना है, क्योंकि अगले साल के खर्चे को इस साल कर दिया पे, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो खर्चा दिख रहा है वो ज्यादा दिख रहा है, उसके अंदर अगले साल का भी है, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस करने से एक्सपेंस कम कर रहे हैं, तो वो माइनस करके दिखा दिया हमने। और फिर जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो एसेट साइड में आपके पास दिख जाएगा। ठीक है जी, ये बात। नाउ एक जनरल से आपके पास यहाँ पे एग्जांपल से आपके पास बताता हूँ ये चीज को लेके, फिर नीचे नोट भी पढ़ूंगा। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मान लीजिए आपको सैलरीज का खर्चा दे रखा है 140 और रेंट दे रखा है बेटा 90,000, रेंट दे रखा है 90, दोनों डेबिट है, दोनों खर्चे हैं। और एडजस्टमेंट्स में हमें लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 20 है और प्रीपेड रेंट 8,000 है, तो हमें दोनों चीज आ गई। तो बेटा यहाँ पे अब अगर मैं पूछूं तो आप सैलरी की एंट्री क्या डाल रहे हैं, सैलरी की आपकी एंट्री पता है क्या बन रही है, एंट्री बन रही है आपके पास सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने से 20,000 से। मैं एंट्री से जरूर बता रहा हूँ, बट ऑब्वियस सी बात है आपके पास एंट्रीज जनरली नहीं डालनी होती अंटिल अनलेस क्वेश्चन बोले, आपको तो सीधा अपना ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है। और जो प्रीपेड रेंट की है वो आपके पास क्या बन रही है, रेंट को कम करना है, तो प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट, ये कितने से डल रही बेटा, 8,000 से। तो जो आपके पास अब पीएनएल अकाउंट बनेगा, जो हमारे पास क्या बनेगा, पीएनएल अकाउंट, मैं सैंपल पीएनएल अकाउंट भी साथ साथ बना रहा हूँ आपके पास ताकि आपको पता चल जाए, चीज़ की क्लैरिटी हो जाए पूरी। तो पीएनएल अकाउंट के अंदर जब यहाँ पे आप खर्चा दिखाएंगे टू सैलरी का, तो बेटा कितना दिखाएंगे, 140 तो है ही, प्लस 20 और है, तो टोटल कितना हो गया 140 प्लस 20, 140 प्लस 20, टोटल कितना हो गया 1,60,000, 1,60,000। और ऐसे ही टू रेंट, जो रेंट है 90,000 एक तरीके से, पर उसके अंदर 8,000 अगले साल का था, तो हमने उसे क्रेडिट किया, तो उससे वो कम हो गया रेंट का अमाउंट, तो 90 माइनस 8,
तो कितना आ गया 82,000। और जब आपकी बैलेंस शीट बन रही होगी बेटा, क्या बन रही होगी आपकी बैलेंस शीट, मैं साथ के साथ इसकी बात कर लेता हूँ। तो बैलेंस शीट जो बन रही होगी इफेक्टिवली यहीं पे सैंपल है आपके पास। तो लायबिलिटीज और एसेट साइड में क्या होगा, लायबिलिटी साइड पे क्या आ रहा होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 ऑन दी लायबिलिटी साइड और प्रीपेड रेंट ऑन दी एसेट साइड। एसेट साइड पे कितना 8,000 ये आपके पास है। क्योंकि एडजस्टमेंट्स में जब कोई चीज दे रखी है ना, यानी कि उसकी अभी तक अकाउंटिंग एंट्री नहीं डली, उसका इफेक्ट देना है, तो उसके दो इफेक्ट होगी, खर्चा बढ़ गया और लायबिलिटी साइड दिखेगा। दूसरा प्रीपेड रेंट में खर्चा कम कर दिया और एक एसेट क्रिएट हो गया। अब अगर मैं अगली चीज आपसे बोलूं, आपका ट्रायल बैलेंस में सैलरीज भी है, रेंट भी, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे रखा है और प्रीपेड रेंट भी है। मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा, ट्रायल बैलेंस में अगर कोई चीज दे रखी है तो उसका सिंगल इफेक्ट है, या तो वो क्लोज हो जाते हैं अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग पीएनएल, या वो बैलेंस शीट में दिख रहे होते हैं। अब अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड रेंट दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है एंट्री पहले ही पास हो चुकी है, क्योंकि ये अपने आप तो आएगा नहीं, एंट्री डली होगी। क्या एंट्री डली होगी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट टू रेंट, तो ये डल चुकी एंट्री, तभी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। अब इनका सिर्फ सिंगल इफेक्ट है, अब इनका सिर्फ सिंगल इफेक्ट आपका। तो होगा क्या, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाएंगे और जब आप अपने पास बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये कैसे दिख रही होंगी चीजें। तो पीएनएल अकाउंट में आपके पास क्या रहा होगा, मुझे सोच के बताएंगे, टू सैलरी 140 के अंदर क्या 20 ऐड करेंगे, या 140 में 20 ऐड करेंगे, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 140 के अंदर 20 पहले से ही एडिड है, क्योंकि आपके पास वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब एंट्री डल चुकी है। तो यानी कि सैलरी सीधा ट्रांसफर हो गई 140 यहाँ पे, और ऐसे ही रेंट आपका ट्रांसफर हो गया कितना 90,000। मैंने फिगर जानबूझ के सेम ली ताकि आपको क्लैरिटी आए बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 90 का रेंट है वो ऑलरेडी प्रीपेड रेंट के एडजस्टमेंट करने के बाद है, ठीक है ना। सो सैलरी और रेंट आपका ट्रांसफर हो गया पीएनएल में, और बैलेंस शीट में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी चला गया लायबिलिटी साइड में 20, और प्रीपेड रेंट हमारे पास कहां आ गया, एसेट साइड में 8,000, वो एसेट साइड पे आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप चेक करेंगे मेरे इन दोनों एग्जांपल से आपको बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन में देखेंगे आपका या तो एडजस्टमेंट में दिया होगा या कई बार ना ट्रायल बैलेंस में होगा, तो वहां पे बच्चा क्या करता है, गलती करता है कि वो सैलरी को फिर से बढ़ाने बैठ जाता है। बेटा ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रहा है मतलब एंट्री डल चुकी है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, या प्रीपेड रेंट टू रेंट डल चुका है, तो उसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट, और वही नीचे यहाँ नोट में भी लिखा है, नोट भी पढ़ा देता हूँ। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस देन इफेक्ट ओनली इन द बैलेंस शीट as entry has already been passed and respective expense has already been adjusted, क्योंकि एंट्री डल चुकी है और खर्चा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ठीक है जी। देन अगली बात आती है हमारे पास, सेकंड आता है बेटा इनकम से रिलेटेड। नो इनकम से रिलेटेड हमारे पास जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार से होता है, एक होती है बेटा एक्रूड इनकम और एक होती है प्री रिसीव्ड इनकम। एक्रूड का मतलब क्या है, एक्रूड का मतलब है कि खर्चा आपके पास जो इनकम है वो एक्रू हो गई पर अभी तक मिली नहीं। मान लीजिए आपने बैंक में एफडी कराई है, तो बेटा वो बैंक वाले कहते हैं कि हम तो इंटरेस्ट साल में एक ही बार देंगे बेसिकली, या 2 साल का इकट्ठे देंगे। अब आपका साल खत्म हुआ, उन्होंने इंटरेस्ट आपको दिया नहीं, पर उस साल का एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से बनता तो है ना, पर वो मिला नहीं, तो वो हो गया एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। और प्री रिसीव्ड इनकम है रिसीव्ड बट नॉट एक्रूड। मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसने देना होता है मुझे हर साल, उसने पहले साल में ही मुझे अगले 3 साल का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो मुझे मिल इसी साल में क्या इंटरेस्ट सारा, पर वो है 3 सालों का, तो जिसके अंदर अगले 2 सालों का पहले ही मिल गया, वो हो गया रिसीव्ड हो गया, पर अभी तक वो एक्रू नहीं हुआ। तो इस केस के अंदर बेटा इनकम जब मिलती है ना तो उसे क्रेडिट करा जाता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक्रूड इनकम के अंदर इनकम को बढ़ाना है और वो मिलने हैं पैसे, तो इसलिए एंट्री क्या बनी, एक्रूड इनकम टू इनकम। एक्रूड इनकम आपका कहां दिख जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और इनकम जो हमने क्रेडिट करी उससे इनकम बढ़ गई, तो इनकम आपकी बढ़ के आपके पास दिखेगी। तो बाय इनकम के अंदर जो एक्रूड इनकम जितनी है वो ऐड हो जाएगी, तो जितनी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रही होगी उसके अंदर ये वाला भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और प्री रिसीव्ड इनकम क्या है कि भाई इनकम मिल चुकी है, तो वो क्रेडिट जो दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में इनकम का अमाउंट वो ज्यादा दिख रहा है, उसके अंदर अगले सालों का भी मिला हुआ है अभी से, तो इनकम को कम करना पड़ेगा। तो एंट्री का मतलब इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम, तो इनकम को कम कर रहे हैं डेबिट करके, तो इनकम कम होने के बाद वैल्यू दिख रही होगी यहाँ पे, और प्री रिसीव्ड इनकम जो है वो लायबिलिटी साइड पे आपका दिख जाएगा। ये किसी को पैसा देना नहीं है, लायबिलिटी हम जनरली बोलते हैं किसी को देना है, पर ये एक्चुअली में आपके पास क्या अगले साल का इसी साल मिल गया, तो एज ऑन दैट डेट एक बार के लिए मेरी तरफ से मैं लायबिलिटी साइड पे पेबल दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअली मैंने देना वो तो अगले सालों की इनकम अभी मिल गई।
ठीक है ना, वो दोबारा से पर्सन नहीं देगा हमें अगले सालों में। एंड सेम सी चीज बात आ रही है, अगर एक्रूड इनकम और प्री रिसीव्ड इनकम बेटा ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है जैसे एक्सपेंस में बताया था, तो उनका इफेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में होगा, क्योंकि एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है और रिस्पेक्टिव इनकम ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, जो कि अभी नीचे एग्जांपल से पता चल जाएगा। तो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। तो ट्रायल बैलेंस में आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया हुआ है 70,000 क्रेडिट, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन आपने किसी को दिया वो आपको है 60,000। तो ये इनकम आपके पास दो है। एडजस्टमेंट में हमें कह रहा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो एक्रू हो चुका है इंटरेस्ट वो 5,000 हो चुका है अभी, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड इन एडवांस हमारे पास है 3,000। तो इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी है। तो बेटा जब आप अपने पास बनाएंगे क्या, एक बनाएंगे पीएनएल अकाउंट, एक हम अपने पास बनाएंगे बैलेंस शीट। तो हमें बेसिकली ये पता करना है कि किसको कैसे दिखाना है। तो एंट्री तो मैंने ऊपर बता ही दी थी आपको, ठीक है ना। तो हमें यह पता करना है कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले आपके पास जो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी है वो कितनी मिली हुई है इस साल, 70,000। उसके अंदर क्या करोगे, एक्रूड वाला क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे, क्योंकि वही साल की इनकम बनते पर अभी तक मिली नहीं। कितनी, 5,000। तो टोटल कितनी बन गई, 75,000। और दूसरा जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, सिक्सटी मिला है, पर उसके अंदर 3,000 अगले साल का भी तो उसे माइनस कर दिया, माइनस प्री रिसीव्ड। तो उसे माइनस कर देंगे 3,000 को, उसकी एंट्री क्या बन रही होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो वो डेबिट करने की वजह से कम हो गया, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 57,000। और यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है। यहाँ दिख रहा होगा एसेट साइड पे एक्रूड इंटरेस्ट कितना बेटा है, 5,000। और प्री रिसीव्ड आपके पास लायबिलिटी साइड आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको क्रेडिट किया 3,000। बेटा जो इनकम को प्लस माइनस किया उसका इफेक्ट पीएनएल में चला गया, और जो आपने एक्रूड और जो प्री रिसीव्ड को डेबिट क्रेडिट किया वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख गया और एक लायबिलिटी साइड पे दिख गया। सेम अगला एग्जांपल आपके पास यहाँ पे, जिसके अंदर मैं ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी 70 है, इंटरेस्ट ऑन लोन 60 है जो ऊपर ली थी वैल्यूज, और एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट में दे रहा है 5, और प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट में दे रहा है 3। तो इसका मतलब क्या, एंट्रीज डल चुकी है, एंट्रीज डल चुकी है, यानी कि वो 70 और 60 ऑलरेडी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 5 एंड 3 है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सिंगल इफेक्ट है बेटा। तो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो क्या क्या इफेक्ट आ रहे होंगे हमारे पास बेटा, समझते हैं हम। ये लायबिलिटीज और ये एसेट। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना आएगा, डायरेक्टली 70,000, बिल्कुल सही, क्योंकि वो 5,000 ऑलरेडी ऐड करने के बाद है, 5,000 ऑलरेडी ऐड करने के बाद है बेटा वो। तो 70,000 आ गया, मतलब वो अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है एंट्री डल चुकी है। और एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ दिख गया, सीधा एसेट साइड में, 5,000 डेबिट है ना, तो एसेट साइड पे आ गया। इनकम वाले दोनों यहाँ ट्रांसफर करके खत्म कर दिए, और इधर आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना, 60,000। और जो प्री रिसीव्ड है वो लायबिलिटी साइड दिख गया। ये सिर्फ मैं आपके पास देखो यहाँ पे कभी बैलेंस शीट टैली ट्रायल बैलेंस टैली लेके नहीं कर रहा आपको, मैं सिर्फ उतनी एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ जितनी हमारे को उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है ना। तो हम उतना समझा। तो मैंने आपको एक्सपेंस का भी समझा दिया, इनकम का भी समझा दिया। सिंपल टू से, एक्सपेंस में अगर आउटस्टैंडिंग का खर्चा बढ़ा दो लायबिलिटी दिखा दो, प्रीपेड में जो अगले साल का इस साल दी थी खर्चा कम कर दो और एसेट साइड दिखा दो, इनकम में जो इस साल की इनकम बनती है अब तक नहीं मिली आपके पास एक्रूड इनकम, इनकम बढ़ा दो और एसेट साइड दिखा दो। और प्री रिसीव्ड क्या है, इनकम कम कर दो जो अगले साल की इस साल मिल गई, और आपके पास क्या करना है साथ के साथ इनकम आपने कम कर दी और एक लायबिलिटी साइड दिखा दी। अगर ये चीज़ें बेटा ट्रायल बैलेंस में पहले से दिख रही है, मतलब एंट्री डल चुके हैं, इनका सिंगल इफेक्ट है, सीधा वो बैलेंस शीट में चली जाएगी, क्योंकि खर्चा इनकम ऑलरेडी एडजस्टेड है। देन नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, जो मैंने आपके पास जब एग्जाम्पल कराया था एक छोटा सा, जिसमें हमने सारी एंट्रीज तो वहाँ पे लिया था इसको, तो हम उसमें समझने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या है,
सबसे पहला केस आता है नॉट अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, जो जनरली आपको मोस्ट ऑफ द केस देखने मिलता है, विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। तो जब एडजस्टमेंट्स में दे रखा है तो यानी कि एंट्री आप डाल रहे हैं, और हम एंट्री क्या डाल रहे हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इसके दो इफेक्ट हो गए, जो आपने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करा वो सीधा दिख गया बैलेंस शीट में, उसको एक तरीके से डेबिट किया हुआ है, तो डेबिट बैलेंस दिख रहा है वो आपका कहाँ चला गया, आपके पास एसेट साइड पे दिख गया, जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग। और जो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया तो वहां पे आपने लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो दोनों इफेक्ट हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और जो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट किया वो अल्टीमेटली कहाँ चला गया, आपके पास एसेट साइड पे दिख गया। तो ये दोनों इफेक्ट हो गए। ये तब है जब एडजस्टमेंट्स में दे रखा है, बेसिकली ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो आपके पास ऐसे किया जाता है बेटा, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में आपको मिलता है। पर आपके पास एक और चीज है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, आपके पास ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाए। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो मतलब बेटा एंट्री तो डल चुकी है। और वो क्या एंट्री डली होगी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो अभी तक बना ही नहीं ना, तब क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक बना नहीं। ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली हम बना रहे होते हैं फाइनल अकाउंट में। तो यहां हमारी एंट्री क्या है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस। तो जनरली ये परचेजेस के साथ सेट ऑफ करते थे, तो इसका अब सिंगल इफेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो परचेज आपकी पहले से ही आपने माइनस कर दी। तो जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेजेस लिख रहे हो तो वो ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद है। तो आपको फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक दोबारा नहीं लिखना। मान लीजिए आपकी परचेज 10 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है, तो बेटा आप टू परचेज 10 लाख तो बाय क्लोजिंग 1 लाख लिख दो। पर अगर आपने ये एंट्री डाल दी होगी ना तो आपका परचेज का बैलेंस ही 9 लाख दिख रहा होगा, परचेज का बैलेंस ही 9 लाख दिख रहा होगा, तो टू परचेज सीधा 9 लाख आ गया एक तरीके से। तो ये एंट्री आपकी डल गई। और इस केस में क्योंकि एंट्री डल चुकी है तो आपके पास परचेजेस का जो अकाउंट है वो तो चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है वो कहां दिख जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में। सीधा कहां पे, बैलेंस शीट में। तो सिंगल इफेक्ट है, तभी वन इफेक्ट लिखा है। तो हम अपने पास एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस आपके पास कुछ इस प्रकार से, जहां पे क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेजेस 12 लाख और सेल्स आपकी 20 लाख है, क्रेडिट, ये आपकी जनरल बात कर रहा हूं, और क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख दिया। तो बेटा आप अपने पास क्या बनाते हैं, आप अपने पास बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, आप अपने पास लिखना शुरू करते हैं। हम बड़े आराम से अपने पास सारे एडजस्टमेंट्स को समझते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अभी क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, उसे यहां ट्रांसफर करके खत्म कर दिया 1 लाख। टू परचेजेस 12 लाख, बाय सेल्स। तो ये तीनों चीजें जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी थी, ये तीनों हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या कर दी, खत्म कर दी बेटा। अब आया जो क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो इसका पहला इफेक्ट हो गया कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट, 2 लाख। और इफेक्टिवली आपका फिर अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या जो भी है उसके बाद क्या निकल के आया था, जीपी निकल के आया था, ठीक है। और सीधा फिर आपके पास क्या बनती है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में इसका सेकंड इफेक्ट आ गया, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख जाता है क्लोजिंग स्टॉक, या अकेला वर्ड आप स्टॉक भी लिख सकते हैं या क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए। और अगले साल क्या बन जाता है, इसे क्या बोल देते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे दिख जाएगा 2 लाख। तो मेरा सिर्फ बताने का मकसद क्या था, देखो ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल तो हमें पता ही है, मैं तो मेन आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहता था, पर अकेला क्लोजिंग स्टॉक की बजाय मैंने साथ में आपको पूरा ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में वो भी बता दिया। तो हमारी ये चीज़ें होती है। तो ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल ऑब्वियसली सिंगल इफेक्ट, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट्स गिवन इन एडजस्टमेंट्स बिकॉज, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा और साथ के साथ आपका बैलेंस शीट में, बिकॉज एंट्री क्या बनी है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब अगली चीज आती है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है, परचेजेस 12 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख और सेल्स 20 लाख। अब यहां पर आपके पास अगर आप देखेंगे बेटा, अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, और जो ट्रायल बैलेंस में वो कैसे आया होगा, एंट्री डली होगी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेसेस। तो जब आप अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जब आप अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उस केस के अंदर आपके पास क्या चीजें दिखाई जाएगी, और सिमिलरली जब बैलेंस शीट आप अपने पास बना रहे हैं तो वहां पे क्या आएगा। तो बेटा जो सेल्स है वो तो आसान है, बाय सेल सिंपली लिखा जा रहा होगा 20 लाख। इधर आ रहा होगा टू परचेजेस 12 लाख। क्या बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख लिखेंगे, आंसर इज नो, आंसर इज नो।
क्लोजिंग स्टॉक सीधा के सीधा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक सीधा ही कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। आपके पास 2 लाख। यहाँ पे जो ये परचेजेस है ना, ये एडजस्टेड परचेजेस है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। इसमें से इफेक्ट हो चुका है क्लोजिंग स्टॉक का, और इवन मैं बोलूंगा ओपनिंग का भी। तो कई बार ऐसा होता है जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता है तो ओपनिंग भी नहीं होता। वैसे तो देखो ओपनिंग भी हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट सिर्फ परचेज से हो रही है। पर आप अगर क्वेश्चन में होता है ना कई बार ओपनिंग नहीं दे रखा, तो इसका मतलब पता क्या, ओपनिंग को भी हमने परचेज में ट्रांसफर कर दिया। तो हमने एंट्री क्या डाली होगी ओपनिंग को ट्रांसफर करने के लिए, परचेजेस बेसिकली आपके पास जो है हमारे पास हो रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कर दिया टू ओपनिंग स्टॉक। इफेक्टली ट्रेडिंग काउंट टू ओपनिंग स्टॉक करने के लिए हमने क्या कर दिया, परचेजेस टू ओपनिंग स्टॉक कर दिया। तो अल्टीमेटली ये जो परचेज है एडजस्टेड है। एडजस्टेड का मतलब पता है क्या है, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ना इसलिए ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, और ना क्लोजिंग स्टॉक को हम दोबारा से दिखाएंगे क्योंकि वो पहले से एडजस्ट हो चुका है। तो टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग लिखने के बजाय पहले से एडजस्टेड है, ये पहले से एडजस्टेड है। पर इसे एडजस्टेड परचेज क्यों कहते हैं, इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों नहीं बोल देते। वैसे ही बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कुछ इसी तरीके से ना, बेटा एक फर्क था छोटा सा दोनों में। क्या फर्क है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। वैसे बता रहा हूँ एडजस्टेड परचेज आपके पास वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, हम इसे बोल देते हैं एडजस्टेड परचेज। अगर अकेला वर्ड देखो कई बार ट्रायल बैलेंस में आपके पास परचेज भी लिखा होगा, पर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो यानी कि वो एडजस्टेड है, मतलब उसके अंदर स्टॉक का इफेक्ट हो चुका है। तो टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग लिखने के बजाय वो परचेज के अंदर पहले ही हो चुके हैं। तो नाउ यू आर कंपेयरिंग परचेज विद द सेल, ऑल्सो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी डल जाएंगे। तो ये ऑलरेडी इसे क्या बोल देते हैं, एडजस्टेड परचेज। ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग भी होता ट्रायल बैलेंस में, वैसे कह रहा हूं, तो उस केस के अंदर ओपनिंग अलग से ट्रांसफर कर देते, फिर परचेजेस में सिर्फ क्लोजिंग का इफेक्ट है, ओपनिंग का नहीं है। देखो जी परचेजेस जो है उसके अंदर ओपनिंग ऐड कर देना, क्लोजिंग माइनस कर देना, तो वो एडजस्टेड बन गई। वही चीज यहाँ पे हो रही है। और वो क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, यानी कि वो एडजस्ट हो चुकी है और ओपनिंग नहीं दिख रहा। ठीक है ना। तो इस वजह से आपके इसे बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। तो ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट था कि हमने बात करी ट्रायल बैलेंस के बाहर है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बेटा हमारे पास आ रही है, दैट इज अबाउट द डेप्रीसिएशन। अब हम सीखने जा रहे हैं समथिंग अबाउट द डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन किस पे लगती है, ऑन दी फिक्स्ड एसेट जो आपके पास होते हैं उस पे लगाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी खरीदी, उसकी लाइफ 10 साल है 20 साल है, तो ओवर द पीरियड राइट ऑफ कर रहे हैं, बेसिकली ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं, हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी अपने पास करते हैं। देयर आर टू मेथड्स, एक होता है मेथड 1 एसेट क्रेडिट मेथड, एक होता है मेथड 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। बेटा जो एसेट क्रेडिट मेथड है वहां पे एंट्री डल रही होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम कर दी जाती है सीधा ही, और डेप्रिसिएशन का खर्चा फिर पीएनएल में चले जाता है। अगले में क्या है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। इस केस में क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन का खर्चा तो बुक हो रहा है पर एसेट को कम नहीं कर रहे, हम डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते जा रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं एक अकाउंट में जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अल्टीमेटली उसको भी क्या करना है, उसको भी हमने एसेट में से माइनस करके ही दिखाते प्रेजेंटेशन वाइज। तो जो डेप्रिसिएशन है अल्टीमेटली वो तो आपके पीएनएल में चलेगी, और फिक्स एसेट की वैल्यू पहले ही कम होके दिखी। और यहाँ पे सेकंड केस में भी डेप्शन का खर्चा पीएनएल में चला गया, और फिक्स एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्शन, एक्यूमुलेटेड बेसिकली आज तक की करी हुई डेप्शन। इस केस के अंदर जो फिक्स एसेट अकाउंट है ना बेटा, वो कॉस्ट पे दिख रहा होता है। वो किस पे होता है, कॉस्ट पे, क्योंकि उसकी टिल डेट डेप्रिसिएशन अपने पास इस अकाउंट में पड़ी होती है, विच इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस जितनी करंट ईयर की है। क्योंकि हमने एसेट अकाउंट को तो टच ही नहीं किया, उसमें तो कॉस्ट ही पड़ी है जितने में खरीदा था, और उसकी डेप्शन को इकट्ठा करते जा रहे हैं जिसका क्रेडिट बैलेंस है उस अकाउंट का, पर उसे बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस करके दिखा रहे हैं, रादर देन शोइंग ऑन द लायबिलिटी साइड। है उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, है उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना। अगर डेप्रिसिएशन बेटा ट्रायल बैलेंस में दिख रही है तो इफेक्ट सिर्फ पीएनएल में होगा, क्योंकि एंट्री डल चुकी है इसके, यानी कि एसेट की वैल्यू पहले ही कम हो चुकी है या प्रोविजन फॉर डेप्शन पहले ही बढ़ चुका है, तो सिर्फ उसको कहां ट्रांसफर करना है, फिर पीएनएल में ट्रांसफर करना है। नो एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास अलग अलग। मशीनरी की वैल्यू 5 लाख दिख रही है और हमें नीचे कह रहा है डेप्शन मशीनरी पे 10% पर एनम है, तो यहाँ अभी हमने डेप्शन प्रोवाइड करनी है 10% के हिसाब से कितनी बन गई, सिंपली बोल रहा हूँ भाई पूरे साल की है क्योंकि डेट ऑफ परचेज वगैरह कुछ नहीं है, तो 50,000 बन गई। तो आप क्या करेंगे, जो बेटा एक तो बननी है पीएनएल अकाउंट, एक है बात बैलेंस शीट। अब पीएनएल अकाउंट में हमारे पास खर्चा आ जाएगा कितना, 2 डेप्रिसिएशन का, और बैलेंस शीट में बची हुई एसेट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन कितना आ रहा होगा, 5 लाख का 10% 50,000,
और बैलेंस शीट में जो बची हुई मशीनरी की वैल्यू है वो आ जाएगी। और मशीनरी की वैल्यू बची हुई कितनी है? 5 लाख माइनस 10%, जो 50,000 था, विच इज हाउ मच? 4,50,000। 4,50,000। तो यहाँ पर आपके पास अगर देखेंगे तो इफेक्ट दोनों दे दिए ना हमने, डेप्शन का खर्चा पीएन में चला गया और मशीनरी की वैल्यू कम कर दी। अगले एग्जांपल में देखते हैं जहां पे मशीनरी 5 लाख है, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 50,000 पहले से ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। अब जो पहले से ट्रायल बैलेंस में दे रखी है इसका मतलब एंट्री डल चुकी है। इसका मतलब जो 5 लाख की वैल्यू दे रखी है मशीनरी की वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, वो आफ्टर डेप्शन है, डेप्शन का खर्चा हो चुका है। तो इस केस में हमारे पास जब पीएनएल अकाउंट बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे तो किस तरीके से प्रेजेंटेशन हो रही होगी बेटा? मैं सिर्फ उतनी ही चीज को दिखा रहा होता हूँ, तो ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्मेट हम करें, हम अपने पास समझ रहे, बस उन चीजों को दिखाना कहाँ है। तो पीएनएल में खर्चा आ रहा होगा, टू डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होकर खत्म हो गया 50,000, और जो मशीनरी की वैल्यू है वो बैलेंस शीट में दिखी। अब क्या दोबारा से 450 दिखाओगे? नो, 5 लाख इज ऑलरेडी आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000, यानी कि वैल्यू डेप्शन से पहले 550 होगी। इस केस में 5,50,000 होगी, ठीक है ना। और इस साल की डेप्शन बनी 50,000। हम वो रेट वगैरह पे नहीं जा रहे ऑब्वियसली, बिकॉज वो जरूरत नहीं है हमारे को, तो सीधा दे रखा है, तो यानी कि ऑलरेडी आफ्टर हमने तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो बेटा सिंगल इफेक्ट या ट्रेडिंग केल में जाके खत्म हो जाएगा या बैलेंस शीट में दिख जाएगा। देन अगला एग्जाम्पल इसमें है, मशीनरी दे रखी है 6 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 1 लाख, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस में दिया। और नीचे कह रहे हैं मशीनरी के ऊपर डेप्शन का रेट है 10% पर एनम और WDV मेथड है। तो यहाँ पे क्योंकि मेथड आपको इस केस में दे देता है जनरली, या स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यू में, दोनों की बात कर लेता हूँ। तो हमारे पास बेटा पीएनएल अकाउंट में क्या आ रहा होगा? खर्चा आ रहा होगा, और बैलेंस शीट में हमने उसकी प्रेजेंटेशन दिखानी है, कैसे आएगी। तो पीएनएल अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन का खर्चा आना है, तो पीएनएल में जो टू डेप्रिसिएशन का खर्चा आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? क्या 6 लाख के ऊपर 10% करोगे? आंसर इज नो। 6 लाख इज एक्चुअली द कॉस्ट। द रीजन बीइंग क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्शन अलग से दे रखा है, क्रेडिट 1 लाख। वो 1 लाख क्या है? आज तक की जो इकट्ठी की हुई डेप्रिसिएशन है उस एसेट पे, आज तक की इकट्ठी की हुई जो डेप्शन है उस एसेट के ऊपर, वो आपकी बनती है 1 लाख, आपकी बनती है 1 लाख। तो हमारे पास अब इस साल की जो डेप्शन है वो किस पे लगेगी बेटा? वो लगेगी 6 लाख माइनस 1 लाख, ये उसकी नेट WDV है। 6 लाख माइनस 1 लाख विच इज 5 लाख के ऊपर 10% बनी, विच इज 50,000। और इस केस में एंट्री पता क्या बनी है? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्शन विद वैल्यू ऑफ 50,000। और क्योंकि मेथड WDV है, क्योंकि 6 लाख अल्टीमेटली क्या है? 6 लाख अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट है, और 1 लाख क्या आज तक की इकट्ठी की डेप्शन इस साल के अलावा की, पहले की, क्योंकि डेप्शन तो इस साल की प्रोवाइड करनी है। और बैलेंस शीट में कैसे दिख रहा होगा? मशीनरी आ रही होगी 6 लाख, ये अलग अकाउंट है, और माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये अलग अकाउंट है, और इसको माइनस करके दिखा रहा है इसका क्रेडिट बैलेंस है। पर क्रेडिट बैलेंस है कितना? 1 लाख ओपनिंग थी, 50 इस साल की और हुई तो 150 बन गई, तो नेट वैल्यू कितनी रह गई? 450। नेट वैल्यू कितनी रहेगी? 450। तो अगले साल के लिए एक तरीके से WDV कितनी है? 450। पर अगर मैं बोलूं कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट तो बेटा 6 लाख ही है, और आज तक की इकट्ठी की भी डेप्शन कितनी होगी? 150। तो आपके पास यहाँ मेथड का फर्क पड़ा। अगर यही मैं बोलता स्ट्रेट लाइन मेथड होता बेटा, SLM, तो पता डेप्शन कितनी होती? सीधा 6 लाख का 10%, 60,000, 6 लाख का 10% होता। अब जब प्रोविजन फॉर डेप्शन दे रखा है तो जनरली क्वेश्चन आपको मेथड बता देगा, अगर नहीं बताएगा तो आप अपने असम्पशन से कोई भी लिख के आ सकते हो, किसी से भी आप कर लीजिए, दोनों आपके ठीक करेगा एग्जामिनर। पर अगर प्रोविजन फॉर डेप्शन दे रहा है तो क्वेश्चन नीड्स टू टेल यू मेथड कौन सा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मेथड आपका आंसर वेरी कर जाएगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? सीधा कॉस्ट पे लग रहा होता है रेट। WDV में क्या होता है? जो एसेट की कॉस्ट माइनस आज तक की इकट्ठी की डेप्शन है उसके बाद जो वैल्यू WDV उस पर लगेगा, इसलिए। ठीक है, देन अगला इसमें एक और हमारे पास एग्जाम्पल करने जा रहे हैं बिफोर वी मूव टू द अदर एडजस्टमेंट। मान लीजिए मशीनरी की वैल्यू 6 लाख दे रखी है, प्रोविजन फॉर डेप्शन 1 लाख है, और डेप्शन और मशीनरी डेबिट में दे रखा है 30। पर तीनों चीजें कैसे आ सकती है बेटा? एंट्री डल चुकी है, और एंट्री क्या डली होगी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगेन जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है उसका
चीजें दे रखी सिंगल इफेक्ट, तो पीएनएल अकाउंट बन रहा होगा एक और एक बैलेंस शीट। तो पीएनएल अकाउंट में क्या आ रहा होगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आ रहा होगा टू डेप्रिसिएशन, जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है 30 है। और मशीनरी आपके पास आ रही होगी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कितनी 3 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्शन क्रेडिट है उसको माइनस कर देना है। क्या 1 लाख के अंदर 30 जुड़ा हुआ है इस साल का, आंसर इज यस। 1 लाख इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000, तो सीधा इसे 1 लाख को माइनस कर देना है, क्योंकि एंट्री डल चुके हैं तभी तो वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। तो नेट वैल्यू कितनी है 5 लाख है, नेट वैल्यू कितनी है 5 लाख है, यानी कि एंट्री डल चुकी है बेटा, तभी तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। मैं बार बार वही बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रही है वो आइटम तो यानी कि एंट्री डल चुकी है, तो सिंगल इफेक्ट देना। पर अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो आपके एडजस्टमेंट वो बन रही है, तो उसके दोनों इफेक्ट देने हैं, उसके दोनों इफेक्ट देने आपके पास, क्योंकि वो एंट्री डल रही है तो उसके दोनों इफेक्ट दिए जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट आ रही है, दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट कौन सी है, एबनॉर्मल लॉस। ना एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि जी आपके पास कोई, हम बात करने जा रहे हैं नुकसान हो गया, मान लीजिए गोडाउन से स्टॉक चोरी हो गया, आग लग गई, तो उस केस के अंदर जो आपका नुकसान हुआ हम उसकी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। नो एबनॉर्मल आपके पास जो हमारे पास बात हो रही है, इट इज नोन एज अवॉइडेबल लॉस। नो हम इसका करते क्या है, हम कहते भाई क्योंकि इतना स्टॉक गोडाउन से कम हो गया, तो हमारा जो ट्रेडिंग काउंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट बताए, एक नुकसान तो हो रहा है पर हमारा जो ट्रेडिंग काउंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट बताए उतने गुड्स पे जो हमने एक्चुअली में बेचे। भाई जो स्टॉक गोडाउन से चोरी हो गया उसको हम क्लेम के बाद वगैरह का अलग से देख लेंगे नुकसान कितना, वो नुकसान हम ट्रेडिंग काउंट में नहीं जानना चाहते। ट्रेडिंग काउंट में जो स्टॉक हमारा बेचने के लिए अवेलेबल था एक तरीके से, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ये तो चोरी हो गया, आग लगी, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या करिए, जितने कॉस्ट के गुड्स का आपका नुकसान हुआ, जितनी कॉस्ट के गुड्स का नुकसान हुआ, चाहे आग लगी, चोरी हो गया, जिस मर्जी वजह से डैमेज हुआ, उतने की एक बार के लिए कॉस्ट को ट्रेडिंग काउंट से बाहर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जब आपने गुड्स खरीदे होंगे बेटा तो एंट्री डाली होगी ना, परचेज टू कैश या परचेज टू क्रेडिट, टोटल गुड्स तो खरीदे हैं, अब उसे आप ट्रेडिंग में टू परचेज भी कर देते हैं, अब वहां पे तो टोटल कॉस्ट होगी, पर ना इसे बेच पाए ना ये बच पाए, तो नुकसान हो गया। तो एक बार ट्रेडिंग काउंट से उतने गुड्स की कॉस्ट को बाहर करना है तो हम एंट्री डालते हैं एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग काउंट। हम एंट्री क्या डाल रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग काउंट एंट्री डाल रहे हैं, और यहां लिख देते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। तो इतनी कॉस्ट को एक तरीके से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि इधर टू परचेज डाला होगा, तो जब खरीदे होंगे, मान लीजिए 10 लाख के खरीदे, 50,000 का नुकसान हो गया, तो टू परचेज में तो आ गया ना 10 लाख। अब बाय एबनॉर्मल लॉस 50, यानी कि यहां से उसकी बाहर कर दी कॉस्ट। अगर आप ये एंट्री नहीं डालेंगे ना, तो ना डालने की वजह से इफेक्टिवली ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बुक हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं डालोगे एंट्री को, तो ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज लिखने की वजह से उतने का नुकसान बुक हो गया, क्योंकि ना तो वो बिका और ना वो स्टॉक में बचा। तो इसलिए हम इसको स्टॉक को बाहर कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, कि ताकि ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी आए वो सिर्फ उतने गुड्स पे आए जो गुड्स बिके, हमारे जो गुड्स सेल हुए, तो इसलिए बाहर करने जा रहे हैं। अब इसको आप टू ट्रेडिंग के साथ साथ आप टू परचेजेस भी बोल सकते हैं, कि आप पहले ही परचेजेस नेट करके दिखा दीजिए, आप परचेज नेट करके दिखा दे, बात वही है कि 10 लाख तो और 50 था, पहले ही टू परचेज कर देंगे तो रही 950 जाएगी, तो टू परचेज फिर सीधा आ रहा होगा 950, या आप टू परचेज 10 लाख लिख के बाय नॉर्मल लॉस 50,000 दिखा दो, बात एक है बेटा, चाहे परचेज में से माइनस करके दिखा दो, चाहे आप अपने पास बाय साइड पे दिखा दो, वन एंड द सेम थिंग, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और फिर जितना आपको अब इसमें से, तो मान लेते हैं हम लोग कि आपका नुकसान हुआ बेटा 20,000 का, नुकसान हुआ 20,000 का, तो आपने क्या किया, एंट्री डाली अब नॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट 20,000, तो यहां पे आ रहा होगा बाय अब नॉर्मल लॉस 20,000। अब वो 20,000 में हो सकता है कुछ आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा, हो सकता है बाकी नहीं मिलेगा, तो आउट ऑफ 20,000 लेट अस एज्यूम कि आपको 12,000 का क्लेम मिल जाना है, इंश्योरेंस कंपनी आपको 12,000 पे दे देगी, तो आपने उसको डेटर बना दिया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट, या आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दीजिए, आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिए, और बाकी आपका एक्चुअल में अब लॉस है जो पीएनएल में बुक हो जाएगा। अब नुकसान पुट करने जा रहे हैं, तो पीएनएल में नुकसान आ जाएगा 8,000 का, और बाकी क्लेम दिख गया 12,000 का। अब यहां पे बनने को 3 केस बन सकते हैं। पहला केस जैसे मैंने आपको दिखाया कि टोटल जो नुकसान हुआ वो आपके पास क्या हो रहा है, उसमें से कुछ क्लेम मिल रहा है, कुछ आपको नहीं मिल रहा,
सेकंड हो सकता है सारे का सारा क्लेम मिल रहा होता, फिर एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में आता और सीधा बैलेंस शीट में पूरे 20,000 जा रहे थे क्योंकि सारे का सारा मिल जाएगा। या तीसरा आपके पास बनता है कि कोई क्लेम नहीं मिल रहा, मान लीजिए आपने पॉलिसी नहीं ले रखी या उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, तो उसके अंदर सारे का सारा लॉस पुट हो जाएगा, 2 एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा 20,000 सारे का सारा पीएल में, फिर बैलेंस शीट में नहीं आएगा। नो, वैसे एक और चीज बोलूंगा कि दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स बेटा, दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स जिसका इफेक्ट तीनों जगह पे है फाइनल अकाउंट्स की जो स्टेटमेंट मटेरियल, वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। जनरली क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, ट्रेडिंग पीएनएल में से एक में होता है और एक बैलेंस शीट में हो रहा होता है। ज्यादातर आप देखते हो जो हमने पीछे भी सारी एडजस्टमेंट अभी तक करी है, पहली 4 एडजस्टमेंट, एक इफेक्ट ट्रेडिंग पीएनएल में हो रहा होता है, एक बैलेंस शीट में हो रहा होता है, ठीक है ना। या कुछ ऐसी होती है जिनका दोनों इफेक्ट सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल में हो रहे होते हैं, ठीक है ना। इट इज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ एडजस्टमेंट जिसका इफेक्ट सारी जगह हो रहा है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को ट्रेडिंग से क्यों बाहर कर रहे हैं, ताकि लॉस वहां बुक ना हो, ताकि लॉस बुक वहां ना हो, हम उतने से कॉस्ट को कम कर रहे हैं, ताकि जीपी जो आए वो सिर्फ वो आए जो गुड्स बेचे उन पे कितना प्रॉफिट हुआ एक तरीके से। तो परचेज को कम कर दिया, बाय साइड पे लिख दिया परचेज को कम कर दिया, फिर जितना क्लेम मिल जाना है वो बैलेंस शीट में दिख गया एसेट साइड पे, और जितना नहीं मिलेगा वो बाकी नुकसान है वो पीएनएल में एक्चुअली लॉस पुट हो गया आपके, ठीक है जी। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है फॉर दी एबनॉर्मल लॉस, और डिपेंडिंग अपॉन आपको क्लेम कितना मिलना है, पूरा मिलना है कि आपके पास कम मिलना है या बिल्कुल नहीं मिलना, तो उसके रिस्पेक्ट में वो उतना बैलेंस शीट में या फिर आ जाएगा। बेटा जब क्लेम मिल जाएगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, तो उतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, और वो जो डेटर आपने दिखाया इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल को वो खत्म हो जाएगा। तो जब क्लेम मिल जाएगा तब की बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आती है एडजस्टमेंट दैट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पेंडिंग कंफर्मेशन। पूरे का पूरा एक चैप्टर हम करते हैं अपने पास सेल ऑन अप्रूवल बेसिस से रिलेटेड, वही यहाँ पे चीज आ रही है। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ आपके पास एग्जांपल से ही समझ लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए आपका जो साल है बेटा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। आप अपने कस्टमर्स को गुड्स देते हैं ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कि आपने उनको गुड्स दिया, उनको कहा कि मान लीजिए 20 दिन का समय है, तुम गुड्स को अपने पास एक तरीके से देखो और उसके बाद तुम उसे अप्रूव भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। Now in a span of 20 days they have the time to reject the goods or approve the goods. Now अप्रूवल आपके पास यहाँ पे 3 वजहों से आता है, या तो उन्होंने लेट्स से 12वें दिन फोन करा और कहा कि आई अप्रूव द गुड्स, या उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया जो उनके एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, उन्होंने गुड्स कंज्यूम ही कर लिए, आगे बेच दिए, या तीसरा होता है कि 20 दिन तक उन्होंने गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिक अप्रूवल है। इनमें अप्रूवल मान लिया जाता है, इन 3 में से कोई भी एक हो जाए तो अप्रूवल है, नहीं तो वैसे 20 दिन के अंदर वापस भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से ओनरशिप तो बेटा जाएगी कब, जब अप्रूवल होगा, पर पोजेशन आज चला गया, पोजेशन आज चला गया। अब हम नॉर्मल कोर्स में क्या बोलते हैं, जो हमारा जनरली मेथड फॉलो होता है, हम उसमें कहते हैं कि जिस दिन गुड्स भेजे, मान लीजिए आपने 25 मार्च को गुड्स भेजे, अब इन गुड्स की जो कॉस्ट है वो 1 लाख है और जो सेलिंग प्राइस है वो है 120। हम क्या बोलते हैं कि इस दिन सिर्फ गुड्स को भेजा गया, पोजेशन गया है, इस दिन क्या गया, सिर्फ पोजेशन गया है, तो आप इसी दिन एंट्री डाल देते हो 25 मार्च को डेटर टू सेल की। हमारा जनरली मेथड ये वाला फॉलो हो रहा होता है कि हम अपने पास जिस दिन गुड्स भेजते हैं उस दिन एंट्री डाल देते हैं डेटर टू सेल्स विद सेलिंग प्राइस ऑफ 120। देखो विद इन द ईयर में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि क्या होगा वो 20 दिन के अंदर बात कंफर्म हो जाएगी। अगर तो गुड्स उन्होंने अप्रूव कर दी, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सेल की एंट्री तो पहले ही डाल दी, अगर वापस कर दिए तो रिवर्स कर दूंगा, ठीक है ना। वो हम चैप्टर के अंदर पूरी बात करते हैं। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि अभी 25 मार्च को गुड्स भेजे और अभी तक उनका अप्रूवल आया नहीं, क्योंकि उनके पास समय है, मान लीजिए 20 दिन के हिसाब से 15 अप्रैल या टू बी प्रिसाइज 14 अप्रैल, ठीक है ना। अब 31 मार्च को उनसे अप्रूवल आया नहीं, तो क्या ये मेरी सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि सेल तो कभी है ही नहीं, सिर्फ गुड्स यहां से वहां गए, अभी तक उन्होंने अप्रूवल कहां दिया। तो मुझे 31 मार्च को किताबें तो सही करनी है ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैं यहाँ पे 2 एंट्रीज डालता हूँ। पहली मैं सेल को रिवर्स करता हूँ, जो मैंने सेल की एंट्री बुक करी थी, तो सेल अकाउंट टू डेटर अकाउंट, तो सेल को डेबिट करके कम कर दिया और डेटर को क्रेडिट करके कम कर दिया, तो सेल टू डेटर विद 120। तो जो एंट्री ऊपर डाली थी वो रिवर्स कर दी, नलीफाई होगी। और एक और एंट्री डालता हूं बेटा जिसका नाम है एंट्री का स्टॉक विद डेटर, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक की आपको एंट्री बताई थी बेटा, क्या होती है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। पर वो जो आप क्लोजिंग स्टॉक जनरली दिखा रहे होते हैं ना, वो आपका होता है जो गोडाउन में पड़ा है, जो गोडाउन में पड़ा है, पर ये भी आप ही का स्टॉक है, कस्टमर के पास पड़ा है, तो इसे आपके क्लोजिंग स्टॉक में लेना पड़ेगा एट कॉस्ट या एनआरवी अगर उसकी कम है तो कॉस्ट और लोअर वैल्यू बेसिकली एनआरवी विच एवर इज लोअर पे हम ले रहे होते हैं इसको, ठीक है ना।
तो वो आपके पास एंट्री डलती है 2। पहले इसका मकसद क्या है मेन, आपने बेटा सेल की एंट्री डालने से ना 20,000 का प्रॉफिट इस साल में रिकॉर्ड कर लिया, जबकि वो प्रॉफिट अभी अक्रू ही नहीं हुआ क्योंकि कस्टमर से अप्रूवल आया नहीं और अभी 20 दिन का समय पड़ा है। तो इस वजह से मुझे सेल को रिवर्स करना पड़ेगा, तो सेल कम करी और डेटर कम कर दिए। और दूसरा, मैंने इतने से अपने स्टॉक में लेना है क्योंकि अभी तक बिका थोड़ा है। देखो स्टॉक या तो मेरा है या कस्टमर का है, बेसिकली बिक चुका है, तो अगर नहीं बिका है तो ये मेरे स्टॉक में आएगा ना, तो मुझे अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। तो यहाँ पर तभी अगर आप देखेंगे तो इसकी 2 एंट्रीज चल रही है, एक सेल टू डेटर, ये सेलिंग वैल्यू पे 120 पे जैसे का, और ये स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, नेट रिलायजेबल वैल्यू। हम बोलते थे कि अगर कंजर्वेटिज्म की वजह से जो लॉस बुक होने की बात होती है, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस कम है तो लोअर पे बुक करते हैं ताकि उतना नुकसान हम बुक कर ले। अब आपके पास यहाँ पे बाय सेल्स जो टोटल है उसमें से अप्रूवल बेसिस वाली को माइनस कर देंगे, एट सेल वैल्यू वो आ जाएगी, और ऐसी डेटर जो टोटल है उसमें से अप्रूवल बेसिस वाले माइनस होकर नेट डेटर आ गया आपके, ठीक है। और ऐसी क्लोजिंग स्टॉक जो बेटा वो इन हैंड वाला जो आपके गोडाउन में पड़ा और विद कस्टमर जो ये वाला है एट कॉस्ट या एनआरवी विचेवर लोअर पे आपका दिख जाएगा और टोटल आ गया। और सेम चीज कहाँ दिखी, बैलेंस शीट में इन हैंड और विद कस्टमर्स वाला टोटल आ गया। तो इफेक्ट हो गए, 2 एंट्रीज चल रही है तो इफेक्टिवली 4 जगह इफेक्ट हो गया बेटा। तो सेल कम हुई, डेटर कम हुआ, एक एंट्री। दूसरा स्टॉक बढ़ाना है, तो स्टॉक एक ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा होता है और एक बैलेंस शीट में आ रहा होता है, तो दूसरा इफेक्ट हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये हमने अपने पास एडजस्टमेंट सीखी। सेल जो गुड्स की करी थी अप्रूवल बेसिस पे और उनका ईयर एंड पे भी कंफर्मेशन पेंडिंग है, क्योंकि हम जनरली अपना हमेशा मेथड 1 जो कैजुअल सेल्स वाला है, जब भेजे गुड्स उसी दिन सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इसलिए इसको हमें अपने पास ठीक करना होता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट एक और हम एडजस्टमेंट अभी करेंगे इस वाले टॉपिक में, बेसिकली वीडियो में, बिफोर भी हम अपने पास फिर अगले में ले जाएंगे, बाकी जो एडजस्टमेंट्स है अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जी। मैनेजर कमीशन, मैनेजर को बेटा कमीशन देने की बात होने जा रही है। जनरली क्या होता है, हम कमीशन जो होती है वैसे तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी हो सकती है, एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी हो सकती है। अगर बेटा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल है, बहुत आसान है। मान लीजिए सेल 50 लाख की हुई, उसके ऊपर हम कह रहे हैं 2% आपको देंगे, तो 50 लाख का 2% जो बनी वो कमीशन होगी, तो 50 लाख इंटू 2% वो हो गई 1 लाख, वो होगी एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर सेल्स। पर कई बार होती है एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो जब एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो उसमें 2 केस बनते हैं, एक होता है बेटा बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग, कि भाई कमीशन के बिना जो प्रॉफिट्स है सीधा उसी के ऊपर दे दो, या कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स है उसके ऊपर देना है। तो वो ऑलवेज आपके पास क्वेश्चन बताते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ। तो इसकी एंट्री क्या बनती है बेटा, मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, क्योंकि ईयर एंड पे आप कंप्यूट कर रहे हैं, एक तो खर्चा दिखाना है पीएनएल में आ जाएगा, और दूसरा आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिख जाएगा, जो नॉर्मल एक्सपेंस की बात करते हैं वही है। यहाँ पे मेन चीज सीखने जा रहे हैं उसकी कंप्यूटेशन। तो 2 तरीके से होता है एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में, एज अ परसेंट प्रॉफिट में 2 है, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में सिंपली क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन के ऊपर सीधा रेट ओवर 100 लगा दीजिए जो वैल्यू दी है। आफ्टर में क्या है, बिफोर कमीशन के ऊपर रेट ओवर 100 प्लस रेट का फॉर्मूला है। क्यों बना आपके पास, कैसे बना, वो बात समझने जा रहे हैं। सेम हम पार्टनरशिप के अंदर भी, जब पार्टनरशिप में आपके पास कमीशन के पॉइंट समझाता हूँ तो वहां पे भी इस चीज को हम समझते हैं, यहाँ पे भी समझा देता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल में लिखा बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है, ये कैसे आया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बन के जीपी आया, पीएनएल अकाउंट में लास्ट तक सारे खर्चे डाल दिए, सब कुछ कर दिया, खर्चे इनकम सारी चीजें कर दी, और प्रॉफिट आया हुआ है 110। पर अभी मैनेजर कमीशन नहीं डाला, ये वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं 110। अब मैनेजर कमीशन जो है हमारे 2 केस है, या तो बेटा 10% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन है, या लिखा है 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा है। तो इसका मतलब क्या, अब केस नंबर 1 में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बेटा, हम प्रॉफिट निकाल चुके 110, उसका सीधा 10% देना है, तो 10/100 हो गया, तो 11,000 हो गया। तो बाद में नेट प्रॉफिट कितना आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कमीशन के बाद, 110 माइनस 11, 99,000। मतलब आपका कमीशन से पहले जो प्रॉफिट था वो 1,10,000 था, आपने कमीशन का खर्चा जो दिखाया वो 11 दिखाया, क्यों, क्योंकि 10% देना है, तो 10% बना 11,000, तो आपका फाइनल नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 99,000। ये केस 1 हो गया। इसके 2 इफेक्ट क्या करने हैं, एक खर्चा लग गया पीएनएल में, प्रॉफिट कम होगा, दूसरा लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, सिंपली टू से वो लायबिलिटी साइड होगी जो देनी है हमने। सेकंड केस है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर का मतलब क्या है, वी नो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन विच इज 110, हमें कमीशन माइनस करनी है और उसके बाद फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा कमीशन के बाद वाला, जो कि पहले केस में 99 था। हम यहां पे क्या कह रहे हैं,
कि आपने यहाँ पे जो 10% देना है ना, वो उस प्रॉफिट का देना है जो कमीशन के बाद का है, जो कमीशन के बाद का है। तो मान लीजिए अगर ये x है तो इसका 10% देना है आपने, इसका 10% देना है, जो कि क्या बना 0.1x, 0.1x, 10% ऑफ x इज 0.1x हो गया। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बना बेटा 110 माइनस 0.1x इक्वल टू x, ये ऐड हुआ तो 1.1x इक्वल टू 110 हो गया। तो x निकल के आ गया 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1.10, ये बन गया जी 1 लाख। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये बना 1 लाख और इसका 10% बनेगा ये 10,000, इसका 10% बना 10,000। भाई 1 लाख का देना है तो कमीशन कितनी होगी, अगर देखूं 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए का 10%। अब अगर आप चेक करेंगे 110 पे नहीं दे रहे, हम कह रहे थे जो कमीशन के बाद का है। अब प्रॉब्लम ये आती है हमें ये पता ही नहीं ना, हम तो या तो एक्स लेके करें। अब मेरे को पता है 110, उसी से ड्राइव हो रहा है आपके पास। अगर आप देखेंगे ये वैल्यू तो आपने निकाल ही ली थी 110 डिवाइड बाय 1.1 विच इज 100 प्लस रेट है आपके पास, ठीक है ना। ये एक्स है, इसका 10% करना है ना, इसीलिए आपके पास अगर मैं सीधा बोलूं कि आपको कमीशन निकालनी है बेटा, तो आप क्या बोलते हो 110 के ऊपर क्या करोगे रेट ओवर 100 प्लस रेट, जो कि यहीं से आ रहा है 110 डिवाइड बाय 110 तो हुआ था, इंटू 10 कर देंगे आप बेसिकली, जो कमीशन निकल आएगी सीधा ही। तो वो कमीशन कितनी बन गई 10,000। तो इसलिए फॉर्मूला ऊपर क्या लिखा हुआ है रेट ओवर 100 प्लस रेट, रेट ओवर 100 प्लस रेट, क्योंकि हम सिंपली ये कह रहे हैं अगर हमारी जेब में 110 रुपये है प्रॉफिट जो बचा है कमीशन पहले, तो 10 रुपये देने हमने मैनेजर को और 100 का प्रॉफिट बचेगा भाई उसका देना ना, तो यानी कि हमारी जेब में 110 है। अगर 100 रुपये के ऊपर 10% उसे दे देना है तो यानी कि वी आर हैविंग 110। अब 110 में से 10 को कैसे अलग करना है 10 बाय 110 करके, वो हमने कर दिया 1,10,000 इंटू 10 बाय 110, वो करा 10,000 और आपका वो एक्स लेके भी समझ आ गया। दैट इज बिफोर एंड आफ्टर। अब सवाल उठता है कई बार क्वेश्चन पता क्या बोल देगा सिंपली, भाई कमीशन जो है 10% ऑफ प्रॉफिट है, लिखेगा ही नहीं बिफोर या आफ्टर चार्जिंग। तो बेटा हमेशा फिर ये वाला लेना है अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बिफोर। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो आपके पास ये वाला हमने लेना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने ये वाला लेना होता है, ठीक है ना। ये बात मेरी समझ आई। नो इसके बाद एक छोटी सी चीज और लेता हूं मैं आपके साथ समझाने के लिए, एक छोटे से पॉइंट को। मान लीजिए आपको बेटा ट्रायल बैलेंस दे रखा है, जो कि कैसे दिया होता है बेटा डेबिट और क्रेडिट करके। नाउ इस ट्रायल बैलेंस में सारी चीजें दे रखी है और एक लिखा हुआ है मैनेजर कमीशन 5,000, मैनेजर कमीशन दे रखे 5,000। अब सारे खर्चे सारी चीजें डालने के बाद नेट प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। आप निकालेंगे अपने पास पीएनएल में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, वो बना मान लीजिए 1,10,000 और हमारा केस नंबर 1 है जो बिफोर चार्जिंग वाला है। तो कमीशन कितनी आई थी 10% के हिसाब से एट द रेट ऑफ 10% है मान लीजिए, तो वो 11,000 बनती है। मैं जो पॉइंट समझाने जा रहा हूँ वो समझेंगे अपने पास। सबसे पहली चीज कि जब आपने 1,10,000 का प्रॉफिट निकाला था वहां पे मैनेजर कमीशन का भी खर्चा डाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई 10% मैनेजर को कमीशन देनी है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग का केस। अब हमें मैनेजर कमीशन पर ट्रायल बैलेंस में 5 दे रखी है, पर बेटा बनती कितनी है 11,000, बनती कितनी है 11,000। अब हम क्या करेंगे पीएनएल अकाउंट में जो खर्चा दिखाएंगे मैनेजर कमीशन का वो तो दिखाएंगे 11, पर बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन वो पता कितनी दिखाएंगे 6,000। सर ऐसा क्यों बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस में 5 दिख रहा है इसका मतलब 5 पे हो चुके हैं। ये एंट्री क्या बनी होगी मैनेजर कमीशन टू बैंक, ये पे हो चुकी है, पर बनती टोटल 11 है, यानी कि 6,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। तो इस 5 का एक ही इफेक्ट हुआ कि पीएनएल में जाएगा, जो 6,000 और बन रही है उसके 2 इफेक्ट हो गए कि खर्चा बढ़ के 6,000 बढ़ के 11 टोटल खर्चा बन गया पीएनएल में चला गया और बाकी 6,000 लायबिलिटी साइड पे दिख गया। तो पॉइंट मेरा समझाने का सिर्फ ये था, मैक्सिमम केस में आपको ये देखने को मिलता है भाई
मैनेजर कमीशन ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं। तो जब आपने निकाली उसे रिस्पेक्टिव बिफोर है कि आफ्टर है, उसके आपने दोनों इफेक्ट दे दिए, खर्चा दिखा दिया पीएल में, एक लायबिलिटी साइड दिखा दिया। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि बाई चांस अगर मैनेजर कमीशन आपके पीएनएल में, आपके ट्रायल बैलेंस में दे रखी है और आपके क्वेश्चन मैनेजर कमीशन आप निकाल रहे हैं, तो बिफोर आफ्टर के हिसाब से जो भी बनती है, एक तो वो जो प्रॉफिट ले रहे हो वो बिफोर मैनेजर कमीशन है, उसके ऊपर बन के आई मान लीजिए 11,000। अब 11 बनती है पर 5,000 ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, तो उतनी पे हो चुकी है बेटा। तो हमने बाकी सिर्फ 6,000 का अपने पास दो इफेक्ट देने हैं कि 6 से कमीशन बढ़ा के 11 जन के चलेगी पीएनएल में, और बाकी 6,000 जो दिख रही है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि 5 अगर ट्रायल में दिख रही है उतनी पे हो चुकी है। हमने ड्यूरिंग द ईयर वैसे ही दे दी, तो हमें पता था कि भाई प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा इतना, ठीक है ना, तो इतनी है, तो आपके पास वो चीज़ आ गई। अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा है तो प्रीपेड होगी, वो अगले साल एडजस्ट होगी। अगर मान लीजिए आप कहते हो कि सर ज़्यादा है, निकल वो ट्रायल बैलेंस में दे रखी 15,000 है, बनती 11 ही है, तो 4,000 प्रीपेड हो जाएगी, क्योंकि पीएनएल में तो 11 ही जाएगी, तो वो डिपेंडिंग अपॉन आपके कम ज़्यादा से हो जाएगा। तो ये आपके पास मैनेजर कमीशन का पॉइंट आ रहा था एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। और जैसे मैंने कहा अगर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल है फिर तो बहुत आसान है बेटा, मैंने तो प्रॉफिट वाली बात करी, वो तो सीधा सेल के ऊपर आ जाता है, सेल के ऊपर रेट लगाया आपकी कमीशन आ गई, तो अगेन उसके दोनों इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमने अपने पास कुछ एडजस्टमेंट सीखी रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, इनकम, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बात करी, डेप्रीसिएशन बेटा, एबनॉर्मल लॉस, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और एक कमीशन वाला। तो आपके हमने 7 एडजस्टमेंट्स अपने पास यहाँ पे सीख लिए। अब हम अगली वीडियो के अंदर अपनी बाकी एडजस्टमेंट्स को अपने पास बेटा सीखते हैं, ठीक है जी।